Hello students, in this video we are going to discuss yet another numerical problem from the book of Newton ISC Physics, class 11th, part 1, from the chapter of uniform circular motion. The question here says that there is a 1000 kg car which is moving with a uniform speed of 30 meter per second on a circular path of radius 200 meter. How much frictional force is needed to provide the necessary centripetal force to the car? And if the coefficient of friction between the tires of the car and the road happens to be 0.8 meter, then what can be the maximum speed with which the car should move so that it can take safely a turn onto the road? So this is the problem, students, and this maximum speed with which the frictional force is sufficient enough to provide the required centripetal force is often referred as critical velocity of the car in uniform circular motion. So let's try to understand what the problem says, what is the basic physics about it, and then we will try to solve this particular numerical problem also. So students, what generally happens when you are moving on a circular path, or you are trying to take a turn on a circular path, so whenever you take a circular turn or whenever you move on a circular path, you require a force while moving on a circular path. और ये जो बच्चों फोर्स रिक्वायर्ड होता है ना, इस रिक्वायर्ड फोर्स ही को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपीटल फोर्स. सेंट्रीपीटल का मतलब क्या होता है? सेंटर लुकिंग फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स. ओके, अब कहीं ना कहीं से आपको ये फोर्स प्रोवाइड करानी पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. अब अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीजें होती हैं जो कि ये फोर्स को प्रोवाइड करती हैं. जैसे कि अगर आपने रोड को उठाकर बैंक कर दिया है, एक एंड आउटर एंड को उठा दिया है, तो जो गाड़ी की जो टिल्ट आ जाती है, गाड़ी थोड़ी सी उठ जाती है, उसकी वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, उसका एक कंपोनेंट वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है. अब अगर रोड टिल्टेड नहीं है, जैसे यहां पर आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि ये रोड जो है वो लेवल्ड रोड है, इसका इनर एज और आउटर एज दोनों एक ही लेवल पे, तो इसे हम लोग कहते हैं लेवल्ड रोड है. तो अगर ऐसा कोई लेवल्ड रोड है और आप इसके ऊपर सर्कुलर पाथ पे कार को टर्न कराना चाहते हैं, तो यहां पर जो फ्रिक्शन है बच्चों, वो फ्रिक्शन ही पहली कोशिश करता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने की. Let's try to understand why and how this friction is going to come and play the role. Now, अगर आप यहाँ पे देखें तो कार जो है, उसकी कार की जो वेलोसिटी है वो ऐसे सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियली जा रही है. ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है. जिस डायरेक्शन मैंने एरो बनाया ना बच्चों, उसी डायरेक्शन में कार की वेलोसिटी भी डायरेक्टेड है, टेंजेंशियली होती है कार की वेलोसिटी. और ये वेलोसिटी कितनी है? अब यहां पे एज पर द क्वेश्चन दे रखा है 30 मीटर पर सेकंड. मैं अभी v मान लेता हूं, बट एज पर द क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल इट इज 30 मीटर पर सेकंड. अब वो टेंजेंशियली जानी चाह रही थी, कार की वेलोसिटी टेंजेंशियली थी, तो कार तो यूं जाएगा. लेकिन आप इसको अगर इस सर्कुलर पाथ पर रखना चाहेंगे तो ये एनर्जी, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है बच्चों. अब आप इस डायरेक्शन में तो मूव नहीं करना चाहेंगे, नहीं तो टेंजेंशियली तो आप पाथ के अलग हो जाएंगे. तो आप करते क्या है? इस कार को टर्न करके इस तरफ लाने की कोशिश करते हैं. जब आप इसको इस तरफ लाने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स द रेडियली इनवर्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, यू आर ट्राइंग टू चेंज द इनर्शिया ऑफ मोशन, इजंट इट? कार कुछ टेंजेंशियली जा रही थी, आप उसको थोड़ा रेडियली इनवर्ड लाना चाहते हो, और जब आप उसको रेडियली इनवर्ड लाना चाहते हो, इस तरफ लाना चाहते हो, तो अब आप कर क्या रहे हो? आप किसी ना किसी तरह का फोर्स अप्लाई करके उसको इनवर्ड्स लाओगे. अब कार को ये चीज पसंद नहीं, कार डजंट लाइक इट, द इनर्शिया डजंट लाइक्स इट. सो व्हाट डज द इनर्शिया डू?
inertia applies an external outward force. तो बच्चों अब यहां पे क्या होता है, जब आप कार को अंदर की तरफ रेडियली इनवर्ड्स लाना चाहते हो, द इनर्शिया ऑफ मोशन इज टेंजेंशियली, सो due to that inertia, since the car wants to continue onto the tangential path, an inertial force starts acting outward. तो ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, what this blue color arrow represents, this represents the inertial force pushing the car radially outwards. ठीक बात है बच्चों? तो अब इस कार के ऊपर एक रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, ये इनर्शियल फोर्स है, ये कार को बाहर की तरफ स्किड करता है। और जब भी कार की स्किडिंग आती है ना बच्चों, ये यही फोर्स है जिसकी वजह से कार की स्किडिंग भी आती है। इसको मैं भी इन आवर डिस्कशन कह दे रहा हूं स्किडिंग फोर्स। कौन कॉज कर रहा है स्किडिंग फोर्स? इनर्शिया ऑफ मोशन ट्राइज टू कम आउट विद दिस पर्टिकुलर स्किडिंग फोर्स। अब इसकी वजह से कार के जो टायर्स हैं वो आउटवर्ड एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। अब ड्यू टू दिस स्किडिंग अ फ्रिक्शनल फोर्स develops towards the center of the motion. देख रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द कार टायर्स। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये ट्राई करते हैं टू प्रोवाइड यू विद द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स अगर बैलेंस्ड हो जाता है फ्रिक्शनल अप्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स से, तो कार सेफली टर्न कर जाएगी ऑन दिस सर्कुलर पाथ और कार तुम्हारे सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करती रहेगी। ठीक बात है। लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीजन फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट लार्ज एनफ टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, द कार विल सिंपली बी ड्रिफ्टिंग रेडियली आउटवर्ड and you will experience the skidding of the car taking place. So that is what is the basic physics about the skidding of the cars, and then the required centripetal force being provided by the friction existing between the wheels of the car and the road. So let's try to bring this entire discussion with respect to this particular problem. अब बच्चों यहां पर देखो, हमारे पास जो कार है उसका मास कितना दिया हुआ 1000 kg और किस स्पीड से कार चल रही 30 मीटर पर सेकेंड से, और जिस सर्कुलर पाथ पे उसको टर्न करना उसका रेडियस कितना दे रखा बच्चों, उसका रेडियस दे रखा 200 मीटर। तो अब चूंकि कार एक सर्कुलर पाथ पे चल रही है और तुम्हें जैसे मैंने बताया कि सर्कुलर पाथ पर मोशन करने के लिए आई वुड बी रिक्वायरिंग अ फोर्स, सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होगा, और जो वो फोर्स रिक्वायर्ड होता है उस फोर्स को हम लोग बच्चों क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक बात है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कितना रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, चलो जब वो फाइंड कर लेते हैं। रिक्वायर्ड एफसी स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, mv²/r। मास ऑफ द कार कितना क्वेश्चन में दिया हुआ 1000 kg। किस स्पीड से कार चल रही 30 मीटर पर सेकेंड से, 30 × 30, और रेडियस ऑफ द पाथ कितना है बच्चों 200। और जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो रिजल्ट आ जा रहा 4500 न्यूटन। क्लियर है इतनी बात बच्चों? तो इतना रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा मुझे अगर मैं इस कार को सेफली इस रोड के ऊपर टर्न करना चाहता हूं तो। ठीक बात। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये फोर्स तुम्हें जरूरत है, इस फोर्स की जरूरत है, कहां से लाओगे अभी ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मुझे इस कार को इसी स्पीड से चलाते रहना है तो मुझे इतनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं कहीं से भी ये फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊं तो कार स्किड कर जाएगी और बाहर की तरफ चली जाएगी। अच्छा, अब चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है।
आगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ द कार and the road happens to be 0.8, then what can be the maximum speed with which the car can move on any circular track? तो बच्चों अब इस बात को समझो कि ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है और इस रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने का काम यहां पर इस पर्टिकुलर केस में कौन करने जा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स करने जा रहा है। और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता था वो म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स या म्यू टाइम्स ऑफ mg के बराबर था। तो ये जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर बाई आर, अगर वो प्रोवाइड कर दिया जाता है फ्रिक्शन के द्वारा, इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज able to provide the required centripetal force, then the car will continue to move on this circular path। और ऐसी सिचुएशन में जो कार की वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? वो v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ म्यू आर जी होनी चाहिए। बच्चों ये जो वेलोसिटी है जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स ही तुम्हें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है, इस वेलोसिटी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। So this is what is called as critical velocity, the velocity with which the car should move on a horizontal level road where the frictional force is sufficiently large enough to make the car move on that circular path। चलिए अब देखते हैं यहां पर उसकी कितनी क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो यहां पर एज पर द क्वेश्चन कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है? दैट इज 0.8। जिस सर्कुलर पाथ पे आपको टर्न करना उसका रेडियस कितना बच्चों? वो 200। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी दी हुई है एज पर दी प्रॉब्लम? 9.8। और जरा इसको सॉल्व कर लो और ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा 39.6 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इस सर्कुलर पाथ पे मूव करते रहने के लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी है बच्चों, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी है? 39.6 मीटर पर सेकेंड। हमारी कार किस स्पीड से चल रही? 30 मीटर पर सेकेंड से। तो डेफिनेटली इस हॉरिजॉन्टली लेवल्ड रोड पे कार सेफली टर्न कर जाएगी क्योंकि कार की स्पीड काफी लेस है इन कंपैरिजन टू द रिक्वायर्ड स्पीड, where the frictional force was able to provide the required centripetal force। अगर कार से 40 या 42 या 45 मीटर पर सेकेंड से चल रही होती तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंट नहीं होता इस कार को इस सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमाने के लिए और कार फिर स्किड कर जाती। तो बच्चों एक्सपेक्ट करता हूं कि ये मेरा डिस्कशन आपको इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होगा। सो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि प्लीज काइंडली शेयर दीज वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट्स, योर कोलीग्स, सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व सच न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज subscribe and hit the bell icon so that whenever I upload a new video it is informed to you. Thank you very much.